हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है नीरज ने। थैंक यू सो मच नीरज फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एक्चुअली नीरज की स्टोरी नहीं है, ये नीरज के बड़े भाई वैभव की स्टोरी है। कहानी शुरू होती है वैभव और उसकी फैमिली दिल्ली में ही रहा करते थे, टू बी पर्टिकुलर द्वारका में। द्वारका में उनका घर था जिसमें नीरज, उसका बड़ा भाई वैभव, नीरज की मॉम और डैड, ये चारों रहा करते थे। जो वैभव था बीइंग अ बिग ब्रदर, उसने बहुत जल्दी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी क्योंकि उसके डैड की उतनी अच्छी हालात नहीं थे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन। तो वैभव अपने उम्र से पहले ही ऑफिस जाने लग गया था और देखते देखते उसने काफ़ी तरक्की भी कर ली थी। वैभव के बारे में अगर थोड़ा हम बताएं तो वैभव एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उसे एक्चुअली पता है कि उसे आगे चलकर क्या करना है क्या नहीं करना। और वैभव का नेचर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। मतलब कि अगर कोई लड़कियाँ एक बार वैभव से मिलती है तो कहीं ना कहीं उससे वापस मिलना चाहती हैं। वैभव का इस टाइप का नेचर भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, तो और क्या चाहिए। पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खासी उसकी इनकम है, तो हर चीज़ में वैभव एकदम अच्छा कर रहा था। अब कहानी शुरू होती है जब वैभव जिधर जॉब करता था वहाँ वैभव की प्रमोशन होती है और अच्छी खासी प्रमोशन होती है। तो जब जॉब में प्रमोशन होती है ना तो आप तो खुश होते हो, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जलने लग जाते हैं। और वही सेम चीज़ वैभव के साथ भी होती थी। उसे पता था कि उसके ऑफिस में कई ऐसे लोग हैं जो जिन्हें वैभव पसंद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उससे तू मैं कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कि लड़कियां भी वैभव के पास ज़्यादा जाती थी बात करने। जो सीनियर्स थे उन्हें वैभव ज़्यादा पसंद था, तो ये सारी चीज़ें जो वैभव के कलीग्स थे उन्हें पसंद नहीं आती थी। तो अब एक रात की बात है। अब वैभव रात को ड्राइव करते हुए आ रहा है। जिस रोड पर वो था वो थोड़ा सा खाली रोड था, मतलब कि आसपास ज़्यादा लोग थे नहीं। वैभव ड्राइव कर रहा है कि तभी अचानक से उसके फ़ोन में एक कॉल आती है। वैभव फ़ोन उठाकर देखता है तो देखता है कि जिस नंबर से भी कॉल आ रही है वो नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब फ़ोन एकदम ब्लैंक था। वैभव भी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं है कि आपको कॉल आ रही है और आपको नंबर ही नहीं दिख पा रहा। वैभव ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक से उसका ध्यान जैसे ही रोड की तरफ जाता है वो देखता है कि जस्ट उसके गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है। वैभव बहुत ज़ोर से ब्रेक मारता है, लेकिन तब तक शायद थोड़ी सी देर हो चुकी थी। वैभव को लग रहा था कि शायद उसने उस बच्ची को ठोक दिया। वो गाड़ी से उतर के देखता है और आसपास हर जगह देखता है, लेकिन बच्ची का कोई नामो निशान ही नहीं था। वैभव बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि यार ऐसा कैसे। मतलब एक जगह उसे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है कि उसने किसी भी लड़की को ठोका नहीं है, बट दूसरी साइड उसे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा कैसे, मतलब मैंने सामने देखी थी वो। वैभव हर जगह देखता है, गाड़ी के नीचे तक देखता है, कहीं कुछ नहीं होता। तभी वैभव को एक चीज़ फील होती है। उसके पैर के नीचे एक कुछ तो कपड़ा सा था। वो जो कपड़ा था ऐसे उस कपड़े में गांठ बनी हुई थी और उस कपड़े के आसपास पूरा खून ही खून था। वैभव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, कपड़े को ऐसे लात मार के साइड फेंकता है, गाड़ी में बैठता है, घर तक आता है, घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है, मेन डोर के बाहर अपनी बेल बजा रहा है और जैसे ही बेल बजा रहा है, इससे पहले कोई गेट खोले, वो देखता है कि उसके जस्ट पैर के नीचे वापस से वही कपड़ा है, वही जो उसे वहाँ रोड में मिला था। वैभव को थोड़ा सा हैरानी तो होती है कि यार ये तो वही कपड़ा है जो उधर मिला था, लेकिन वो ज़्यादा सोचता नहीं है। उसे उठाता है, डस्टबिन में डाल देता है। नीरज आता है, गेट खोलता है, वैभव अंदर चला जाता है। ठीक है, अंदर गया, अपना बैग वैग रखा उसने। अब घर वालों के साथ थोड़ी बहुत बैठ के बातें करी, डिनर करा। रुको मैं आपको एक खास बात बताता हूँ जो मैं अपनी डेली रूटीन में यूज कर रहा हूँ एंड अच्छा खासा इनकम भी कमा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जो कि आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। और अगर आप मेरे दिए गए हुए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिल जाएंगे 10 लाख रुपए इन एडवांस, जो कि सीधा आपके डेमो अकाउंट में आएंगे, जिससे आप बिना पैसे लगाए पहले ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सब सीख सकते हो। और एक बार आपको आ जाए तो आप रियल ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में शिफ्ट किया है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलेगा, आपको बस प्रेडिक्ट करना है ये अप जाएगा या डाउन। यहाँ पे मैंने 4000 का ट्रेड लगाया, मुझे लगता है ये अप जाएगा और अब मुझे 5 सेकंड का वेट करना है। और यस, मेरा प्रेडिक्शन सही रहा और आप ही के सामने मैंने बना दिया है 4000 का 7400 रुपीज, वो भी कुछ ही समय में। अब आप सोच रहे होंगे इसे विड्रॉ कैसे करें, तो यहाँ पे विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि बैंक, पेटीएम, यूपीआई एटसेट्रा। सिर्फ एक क्लिक से आप डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों कर सकते हो। आप जैसे बहुत लोग हैं जो बिनोमो के साथ है और कमा रहे हैं, तो आप भी ज्यादा देर मत करिए, जल्दी से जाइए, ट्राई करिए। लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका बिनोमो के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब वो बस सोने जा ही रहा था कि तभी उसके रूम के बाहर जो लाइट थी वो फ्लिकर होने लग जाती है। अच्छा, ये लाइट जो थी ये वैभव कभी ऑन भी नहीं करता था, ये ऐसी लाइट थी, मतलब वो होती नहीं कुछ लाइट्स आपके घर में जिसे आप कभी ऑन भी नहीं करते हो। तो वैभव को लगा कि शायद खराब हो गई हो, कभी यूज़ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, गलती से स्विच ऑन हो गया होगा। तो वैभव जाता है और उस लाइट को बंद करने जाता है। जब वो जाता है तो देखता है कि जो स्विच है वो ऑलरेडी ऑफ है। ऑफ होने के बाद भी जो लाइट थी वो फ्लिकर हुए जा रही थी। वैभव को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है कि अचानक से ये जलती बुझती लाइट के बीच में वैभव को एक शैडो दिखती है, एक परछाई। वैभव
ध्यान से उस परछाई को देखने लगता है। उसे लगता है शायद उसकी मॉम होगी, क्योंकि इतनी रात को तो यहाँ और कौन होगा। मगर ध्यान से देखने पर वैभव देखता है कि वो उसकी मॉम नहीं, बल्कि कोई छोटी सी बच्ची है जिसने फ्रॉक पहन के रखी है। वैभव कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही वो लड़की एकदम से गायब हो जाती है और जो लाइट होती है वो भी बंद हो जाती है। वैभव को अब धीरे धीरे थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। वैभव भी वापस अपने रूम में जाता है और सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये लड़की का दिखना, वो कपड़े का और ये लाइट का, ये अचानक से मतलब एक ही दिन में इतना सब हो गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा। वैभव सोचता है छोड़ो जान दो, मैं बस सो जाता हूँ। मैं वैसे वो थक भी गया था बहुत ज़्यादा और सोच रहा था मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि अब वो चीज़ें सोच रहा है, उसे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और रूम में कभी कभी होता है ना, आपके सामने कपड़ा भी रख दो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ है, फिर आप ध्यान से जाते हो, लाइट वाइट देते हो तो देखते हो कि अरे यार ये तो कपड़ा है। तो वैभव को लगा वो भी कुछ ऐसा ही कुछ होगा, देख लिया होगा उसने। वो आता है अपने रूम में, सोने लग जाता है। अपने बेड में सो रहा है कि तभी उसे ऐसे आवाज़ आती है जैसे कि उसके बेड के नीचे कोई है, जैसे कोई बेड के नीचे ऐसे करके खटखट कर रहा है। वैभव को थोड़ा सा अनईजी सा फील होता है। अब फिर से कोई नीचे से ठक 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 कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली करे जा रहा है। और यहाँ पर वो टाइम था जहाँ वैभव की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी। उसे ये समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और बहुत गलत चीज़ है जो भी हो रही है। वो जो ठक 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 की आवाज़ थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मतलब वो स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि उसे लग रहा था कि ये बेड टूट ही जाएगा, इतनी ज़ोर से वो आवाज़ हो रही थी। वैभव कैसे तो करके वहाँ से भागता है और चिल्लाने लग जाता है। उसके चिल्लाने पर उसकी मम्मी, उसके पापा और उसका छोटा भाई नीरज सब बाहर आ जाते हैं। और वैभव बोलता है कि उसके रूम में कुछ तो है, कोई आदमी है, कोई चोर है या फिर कुछ भी है, लेकिन कोई तो है। सब वैभव के रूम में जाते हैं, हर जगह चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। सब बोलते हैं कि भाई तुझे सपना आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तू टेंशन मत ले, तू सो जा आराम से। और कहीं ना कहीं वैभव को भी फिर ऐसे ही लगता है कि शायद मुझे सपना हो, लेकिन ये सपना इतना रियल था कि मतलब इसको एक सपने का थप्पा लगाना ये भी बहुत मुश्किल हो रहा था वैभव के लिए। ठीक है, कैसे कैसे करके रात पूरी निकल जाती है। सुबह होती है, वैभव ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। वो वॉशरूम में गया है और नॉर्मली अपनी जो बियर्ड है वो ट्रिम कर रहा है कि तभी वो देखता है कि उसके जो ये वाला कान है लेफ्ट वाला, उधर से एकदम से खून निकलने लग गया। वो कॉटन लेता है, कॉटन से वो खून को साफ़ करता है, लेकिन वो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो निकले जा रहा है कि तभी वैभव अपनी मम्मी को बुलाता है कि माँ जल्दी आ माँ। तो माँ आ जाती है। वैभव बोलता है माँ देख कितना खून निकल रहा है मेरे कान से। माँ देखती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हारे कान से तो कोई खून ही नहीं निकल रहा। वैभव बोलता है क्या बात कर रहे हो आप। वो फिर जाता है मिरर के सामने, देखता है तो एक्चुअली में कान से कोई खून नहीं निकल रहा था। इनफैक्ट जिस कॉटन से उसने पूरा कान साफ करा था वो भी एकदम नया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उससे कोई खून साफ करा या कोई दाग या खून का कुछ भी नहीं। वैभव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है उसके साथ। अभी वैभव बाथरूम में ही है, वो अपना कॉटन से सब ये देख रहा था, तभी अचानक से उसके बगल में कुछ नलके होते हैं, उनमें से एक नलका खुल जाता है, उससे पानी बहने लग जाता है। वैभव जाता है, उस नलके को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद उस नलके से फिर से पानी बहने लग जाता है। वैभव को लगता है कि नलका खराब हो गया। वो नलके के नीचे एक मेन सोर्स जो होता है, जहाँ से जो आप ऑफ कर देते हो नीचे मेन कनेक्शन वाला, तो आपको कहीं पे भी किसी भी नलके में पानी नहीं आता, तो उसी कनेक्शन को बंद कर देता है। अब वो बंद करके बाथरूम बंद करके बाहर आया ही है कि अचानक से फिर से उसे नलके से पानी गिरने की आवाज़ आने लग जाती है। और अब ये समय था जहाँ वैभव को ये समझ आ रहा था कि ये जो भी सारी चीज़ें हो रही है ये कहीं भूत प्रेत से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं हो रहा वैभव के साथ। क्योंकि अभी तक तो वैभव इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहा था, इन सब से बच रहा था, लेकिन टाइम आता है जहाँ आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है और ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही। आप एक चीज़ इग्नोर कर सकते हो, दो चीज़ इग्नोर कर सकते हो, बट ये चीज़ें आपके साथ बस होती ही जा रही है। आप कितना ही इग्नोर कर लोगे, एक टाइम तो आएगा जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब आपको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और यही वो टाइम था जो वैभव का आ चुका था। वैभव अपनी माँ को बताने ही जा रहा था कि तभी अचानक से उसके पैर में कुछ लगता है और वो गिर जाता है। वहाँ से उसकी माँ दौड़ी आती है। जो नीरज था वो कॉलेज चला गया था, जो पापा थे वो ऑफिस चले गए थे। माँ दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि वैभव तू ठीक तो है ना। वैभव क्या हुआ। वैभव को काफ़ी गहरी चोट आई थी उसके सर पे, मतलब इतनी गहरी आई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे कुछ टाके वाके लगाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वैभव को साथ में बुखार भी हो रहा है, और इतना तेज़ बुखार कि वैभव कुछ बोल भी नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा। उसकी पूरी बॉडी से एनर्जी मानो कि ड्रेन हो चुकी है। माँ वैभव के पास जाते हुए बोलती है बेटा कुछ बोलना चाहते हो बेटा, प्लीज़ कुछ तो बोलो। वैभव बोलना चाह रहा था, एक्चुअली बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर वो बता ही नहीं पा रहा था। वैभव को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया है, और इस कदर पकड़ा है कि वैभव कुछ बोल ही नहीं पा रहा। वेल ऐसे करते करते 3 दिन बीत
जाते हैं। डॉक्टर्स अब वैभव को ठीक कर ही नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। इसको हर टाइप की इसे मेडिसिन दे दी, हर टाइप की ट्रीटमेंट कर ली, बट इसकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे वैभव एक और चीज़ करना शुरू कर दे रहा था कि जब भी रात होती थी वैभव चिल्लाने लग जाता था, जैसे कि मानो उसको कुछ दिख रहा है, जैसे कि मानो कोई उसे डरा रहा है। हर रात को वैभव चिल्लाता था और इसी वजह से जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वैभव को वापस घर भेज दिया, क्योंकि वैभव के साथ जितने भी वहाँ पेशेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे। हर रात को वैभव ऐसी हरकतें करता था। अब जो वैभव के घर वाले होते हैं वो वैभव को घर में ले आते हैं, एक बेड में सुला देते हैं। वैभव बेजान की तरह पड़ा हुआ था, वो ना हिल रहा था, ना बोल रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। जो उसकी माँ होती है उन्हें एकदम से याद आता है वो वाला किस्सा, जब वैभव कह रहा था कि मेरा खून निकल रहा है, और माँ बोली थी ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। और जब वो बोल रहा था कि मेरे रूम में कोई है, तो सब बोल रहे थे अरे कोई चोर नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे हेलुसिनेट हुआ होगा, सपना होगा आपका। ये सारी चीज़ें माँ को याद आती है। माँ सीधा जाती है एक बाबा जी के पास और उनको वैभव के बारे में सब कुछ बताती है। और बाबा जी फिर उस माँ को बताते हैं कि तूने आने में काफ़ी देर नहीं कर दी। ये सब चीज़ें वैभव के साथ काफ़ी दिनों से हो रही है। किसी ने उस पर काला जादू करा है, और कोई छोटा मोटा जादू नहीं, बल्कि जिसने करा है उसके पास बहुत सारी शक्ति है और इसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब वैभव के साथ ऑलरेडी इतना सब चीज़ हो चुकी है। बेचारी माँ बाबा जी के पास जाकर हाथ फैला रही है, गिड़गिड़ा रही है कि प्लीज़ बाबा जी मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज़ कुछ तो कर लो। तो फिर बाबा जी माँ को बोलते हैं कि जा साईं बाबा जी के द्वार में जा, वहाँ से एक धागा बोलते हैं वो लेकर आ, और साथ में कुछ राख लाने को कहते हैं। माँ ऐसा ही करती है, साईं बाबा जी के मंदिर में जाती है, वहाँ से साईं बाबा जी का धागा लेती है और कुछ राख होती है वो लेकर आती है। फिर वो बाबा जी वो सब लेकर राघव के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर लड़के की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। वो जाते हैं और उसके माथे पर कुछ तो मंत्र पढ़कर वो राख लगा देते हैं और उसके हाथ में वही धागा बांध देते हैं, जिसके बाद सामने वाले की हालत थोड़ी सी ठीक होती है। मतलब एकदम से नहीं होती, करीबन 2-3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन इतनी हो जाती है कि अब वो बोल सके। इससे पहले तो बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। अब वो बोलकर अपनी माँ को बुलाता है। माँ भी दौड़े दौड़े उसके पास आती है और फिर वो बताता है कि कैसे उसको ये सारी चीज़ें दिखने लग गई थी, कैसे उसे हर समय ये लगता है कि कोई लड़की है जो उसके पास है। जब 3 दिन उसने हॉस्पिटल में बिताए थे तो उसे ऐसा लगता था कि बगल वाले बेड में वही लड़की लेटी हुई है। जब भी वो इस साइड मुड़कर देखता अपनी राइट साइड, तो हमेशा उसको लड़की दिखती और वो वैभव से बात करना चाहती थी, उससे कुछ तो बोलना चाहती थी। कभी उसे देखकर हंसती, कभी उसे देखकर डराने की कोशिश करती, तो कभी उसे देखकर बस घूरती रहती। ये सारी चीज़ें वैभव के साथ हो रही थी। अब जो बाबा जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने धागा भी बांध दिया है, राख भी लगाती है, बट फिर भी जो दूसरी ताकत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम उसे सिर्फ इस कदर नहीं रोक सकते। आपको बालाजी के मंदिर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर ही वैभव ठीक हो पाएगा। अब पूरा परिवार बालाजी मंदिर जाने का डिसाइड करता है। इनका था कि अगले दिन की सुबह हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे, बट आज की जो शाम थी इन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। धीरज अपने ट्यूशन में गए। धीरज को इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, वो थोड़ा छोटा था, इन सब चीज़ों से डरता भी था, तो वो नहीं चाहते थे कि हम इसे सब चीज़ें बताकर डराएं। तो धीरज ट्यूशन गया हुआ था और ट्यूशन से आते वक्त धीरज का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो माँ जो होती है वो तो परेशानी हो जाती है। उससे समझ ही नहीं आ रहा है, एक तरफ एक बेटा है जो कि इस कदर बेजान पड़ा हुआ है और दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसको वापस से लेकर हॉस्पिटल दौड़ते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पे उसे ठीक कराते हैं, जो वही सेम ही डॉक्टर कर रहा है। वो भी परेशान है कि यार पहले बड़ा भाई के साथ ये वो, अब छोटे भाई के साथ आखिर चल क्या रहा है। बट ठीक है, जो एक्सीडेंट था इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन इस वजह से इनका बालाजी जाने का थोड़ा प्लान जो था वो पोस्टपोन्ड हो जाता है, क्योंकि धीरज तो अब आ नहीं सकता था। धीरज को ठीक होने के लिए करीबन 1 हफ्ता तो चाहिए था। 1 हफ्ते तक ये लोग कहीं नहीं जाते। धीरज अपने रूम में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो ठीक होने की कोशिश कर रहा है। और वैभव, उसके तो बहुत बुरे हाल हो गए। वो कभी चीखने लग जाता, कभी रोने लग जाता। उसको बांध के रखा था, लिटरली उसे बांध के रखा था, क्योंकि बाबा जी ने यही कहा था कि इस लड़के पर वो चीज़ें इतनी हावी हो चुकी है कि खुद की जान भी ले सकता है, ये कुछ भी कर सकता है इस समय, तो इसको बांध के रखो। जब तक आप बालाजी नहीं जाते इसको कंट्रोल में रखो। तो वैभव की तो ऐसी हालत हो गई थी कि उसको एक रूम में रखा हुआ है, उसे बांध के रखा हुआ है और कोई उस रूम में जा नहीं रहा, क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। वो इतना ज़्यादा डेंजरस था, किसी पे भी कभी भी अटैक कर सकता। और वो बहुत छूटने की ट्राई कर रहा था। जैसे माँ एक बार गई थी कि माँ का प्यार है, बेचारा उसका बेटा है, तो वो चले गई थी कि बेटा तो ठीक तो है ना, ऐसे करके उसके पास। तो वैभव ऐसे रोने लग जाता है और बोलता है माँ प्लीज़ मुझे खोल दे, माँ मेरे को बहुत दर्द हो रही है माँ। मतलब वो इस कदर मैनिपुलेट कर रहा था कि माँ लिटरली खोल देती अगर उसके पापा वहाँ नहीं आते। तो वो तो खोलने लग गई थी, लेकिन पापा जी आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे पागल है क्या, ये सब नहीं करना, पंडित जी ने बोला ना ये सब बालाजी जाने के बाद ही करेंगे। और जैसे ही पापा जी ये बोलते हैं, एकदम से वैभव गुस्से में पापा को देख के गालियाँ देने लग जाता है।
कि तू ऐसा है, तू वैसा है करके तेरे को मैं मार डालूंगी, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ऐसे करने लग जाता है। जिसके बाद माँ और पापा जी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेल ऐसे करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। छोटा भाई ठीक हो चुका था और फिर वैभव को ये गाड़ी में बिठाते हैं, वही बांध कर। वैभव के पापा गाड़ी निकालते हैं, वैभव को गाड़ी में बिठा दिया जाता है। धीरज ने पकड़ा हुआ है, पंडित जी भी साथ ही चले हैं, पंडित जी ने भी पकड़ा हुआ है, माँ आगे वाली सीट में बैठी हुई है। पूरे टाइम बालाजी कैसे कैसे करके गए हैं नहीं पता है। वैभव चिल्ला रहा है, गालियाँ दे रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी परिवार वालों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। फाइनली ये लोग बालाजी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद जैसे कि मानो वैभव तो वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, उसके पैर नहीं चल रहे, वो बस ऐसे लाश की तरह बैठ गया कि मैं नहीं जाऊँगा। उसको उठा के ले जाना पड़ा है, ऐसा हाल है। और जब वो मंदिर में गए हैं, उन्होंने देखा कि वहाँ तो हर किसी का यही हाल है। मतलब अभी तक ये नहीं लग रहा था कि सिर्फ वैभव ऐसी हरकतें कर रहा है, बट वहाँ जाके देखा तो एक से बढ़कर एक, कोई वहाँ अपना माथा पीट रहा है, कोई रो रहा है, कोई सिर्फ ऐसे अपना सर हिला रहा है, सबके बुरे हाल है। बट वहाँ जाने के बाद इन्हें एक चीज़ पता चली कि उस मंदिर में जो भी जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वहाँ लेकर तो वैभव को उस हालत में गए थे, बट जब वापस आया तो सब कुछ ठीक हो चुका था। ऐसा मानो कि वहाँ पर जाते ही चमत्कार हो गया था। जो बाबा जी इनके साथ ही गए थे, उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, थोड़ी क्या काफ़ी चीज़ें आती थी। तो बालाजी में ले जाकर उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े और जो बड़े बाबा जी थे उनसे बात करी, उनसे वैभव को सही करवाया। वैभव को 2 घंटे के लिए कोने में रखा गया था और सबको बोल दिया गया था आप उसके आसपास भी नहीं भटकना, है ना, 2 घंटे बाद आना, अपने बच्चे को ले जाना। और ऐसे होता है, 2 घंटे बाद आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि इन 2 घंटे में क्या हुआ, वैभव के साथ क्या करा क्या नहीं करा, किसी को नहीं पता। बस वो 2 घंटे बाद आए, उन्होंने वैभव को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और सीधा बैक टू द्वारका। तब से लेकर आज तक वैभव एकदम ठीक है। लेकिन ऑल्दो वैभव ठीक तो हो चुका है, बट ये एक एक्सपीरियंस है जो उसके साथ हमेशा तक रहेगा। उसे इतना डर लगता है, वो कभी भी नाइट आउट नहीं करता। जैसे होता है ना कि दोस्त बोलते हैं कि आजा यार मेरे फ्लैट में आजा, खा लिया, नहीं जाता। वो सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही अपने फ्लैट में ही रहता है, वो कभी दूसरों के साथ रात में घूमता ही नहीं है। इस हद तक वैभव डरा हुआ है। तो ये थी दोस्तों वैभव की कहानी, जो कि शुरू तो हुई थी उसके ऑफिस से, जहाँ पे मतलब ये आज तक पता ही नहीं चला कि किसने उस पर ये काला जादू करा था। ऑल्दो अब वैभव ने ऑफिस भी छोड़ दिया है। मतलब एक डर तो रहता है ना कि आपकी कभी सोचो आपकी प्रमोशन हो रही है, आप खुश होने की जगह डर रहे हो कि साला कोई जल तो नहीं रहा मेरे से, कोई मुझ पर काला जादू तो नहीं कर देगा, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा मैं। मतलब आपके साथ लिटरली आपके दिमाग में ये थॉट्स आने लग जाते हैं। पहले आप इतना केयरलेस होकर घूमते थे, केयर फ्री होकर मस्त हर चीज़ को एंजॉय करते थे, अब आप हर चीज़ में डर लग रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, कोई कभी भी आकर आपके साथ कुछ भी कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वेल क्या कर सकते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। बस यही है कि अपनी साइड से जितनी हो सके उतना आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी अनजान के हाथ का कुछ खाना नहीं चाहिए, वो अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो लेना नहीं चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें जो कि आपको मैंने 100 बार वीडियो में बता दी है। ये थी आज की कहानी, ये थी वैभव की कहानी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि वैभव अब ठीक है। एंड आई रियली होप कि जो भी उससे अभी डर लगता है या जो भी उसके अंदर थॉट्स आते हैं वो जल्दी से जल्दी उन सब चीज़ों से रिकवर कर सके। सो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।